विश्वास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। अभी हाल ही में जो जेएनयू है उसमें पीएचडी में दाखिले के लिए अ, आवेदन किया गया था, उसका रिजल्ट सामने आ गया है कि किसको-किसको दाखिला मिला है। इस बीच में हुआ यह है कि सोशल मीडिया पे कई चीज़ें, कई लोगों के नंबर शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पे, सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि जो वंचित समूह के लोग हैं, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों या फिर कई मामलों में पिछड़े वर्ग के लोग, उन लोगों को वाइवा में बहुत कम नंबर, इवन कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दिया गया है, जिसकी वजह से वो तमाम जो युवा हैं, जिन्होंने सपना देखा था कि वो जेएनयू में जाके पढ़ाई करेंगे, पीएचडी की पढ़ाई करेंगे, उनके सपने टूट गए हैं। इस पे तमाम बहुजन समाज के भीतर से, बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वाइवा में 1 या 2 नंबर देने के क्या मायने हैं? इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मण यादव जी और जितेंद्र मीना जी। दोनों लोग शिक्षक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में और सामाजिक मुद्दों पे लगातार मुखर रहते हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया अशोक जी। जी, तो ये आप बताएँ लक्ष्मण जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि ये जो मामला सामने आया है, इसकी 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 ज़रा पृष्ठभूमि बताइए हमें। बहुत शुक्रिया दलित दस्तक और अशोक जी आपको कि आपने उस दौर में शिक्षा और अकादमिक जगत में हो रहे जातिवाद पर बातचीत आमंत्रित की है, जिस दौर में अमूमन शिक्षा पर बात नहीं हो रही है। सामाजिक न्याय का असली सवाल ही शिक्षा से जुड़ा हुआ है। असल में जो हालिया प्रकरण जेएनयू का है, यह पूरे देश के बनने और उसके भीतर उच्च शिक्षण संस्थानों के बनने के किस्से का एक नमूना है कि हम आज कहां पहुंचे हैं। बाबा साहब के संविधान लागू होने के बाद एक जिम्मेदारी थी उच्च शिक्षण संस्थानों पर कि जैसी इंक्लूसिव कंट्री भारत को बनना था, उसकी अगुवाई विश्वविद्यालय करें, यानी एक इंक्लूसिव विश्वविद्यालय बने जो समाज में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उसको कम से कम विश्वविद्यालय परिसर के भीतर तोड़ें और समाज को बदलने के लिए काम करें। तो उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कुछ विश्वविद्यालय जो पब्लिक फंडेड कैरेक्टर थे, उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई और हम जैसे लोग उन्हें विश्वविद्यालयों से निकल कर आए। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो ये पा रहे हैं कि वे विश्वविद्यालय पूरी तरह डेमोक्रेटाइज या एंटी कास्ट नहीं हो पाए हैं। एक खास तबके के लोगों का इन विश्वविद्यालयों के बड़े पदों पर, जहां से पॉलिसी मेकिंग है, जहां से जो इंटरव्यू लेने बैठते हैं, उनमें उनका कब्जा है। और 90 के बाद तो पहली बार इन विश्वविद्यालयों की दहलीज पर व्यवस्थित तौर पर दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके के लोग पहुंचना शुरू किए। उसके पहले तो अपवाद स्वरूप आते थे। तो लगातार 2-3 काम किए जा रहे हैं कि अगर परमानेंट अपॉइंटमेंट करना है तो पहले नॉट अवेलेबल, फिर नॉट फाउंड सुटेबल, और फिर आप परमानेंट अपॉइंटमेंट ही बंद करके नई शिक्षा नीति के जरिए इनको भेज दो निजी हाथों में। वैसे ही जेएनयू का प्रकरण है। इंटरव्यू में आप अगर 70 नंबर का रेशियो आपने रिटन एग्जाम में दिया है और 30 नंबर का वाइवा आप लेते हैं पीएचडी के एंट्रेंस में फाइनल रिजल्ट के लिए, और 30 नंबर में आप चुन करके दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चों को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दे रहे हैं, तो इससे सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि जो बच्चे, जो वंचित शोषित जमात के बच्चे हैं, जो रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा करके अपनी दावेदारी पुख्ता तरीके से रख रहे हैं, उन्हें आप साक्षात्कार के बहाने रोकना चाहते हैं। क्योंकि अगर उन बच्चों को 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर मिल जाता 30 में, तो वो सारे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये है पूरा प्रकरण जो एक बहुत बड़े सवाल और बहुत बड़े रिफॉर्म की तरफ इशारा करता है। जितेंद्र जी, कई आपने भी शेयर किया ट्विटर पे और तमाम लोग भी शेयर कर रहे हैं, लक्ष्मण जी ने भी शेयर किया था कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हैं या फिर जो कमजोर तबके के बच्चे हैं, उनको 1 और 2 नंबर दिया जा रहा है। तो ये क्या ऐसा आमतौर पे होता है कि बच्चे इतने खराब परफॉर्मेंस करते हैं कि उनको 30 में से 1-2 नंबर मिले, या फिर ये होना, इस तरीके से रिजल्ट आना चौंकाता है और एक साजिश की तरफ इशारा करता है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अशोक जी, ये पहली दफा नहीं हुआ है। आज जब सुबह से हमने फिर एक नए सिरे से उसकी सिलसिला शुरू किया, हमने टेस्टिमनीज लेना शुरू किया। जो लोग इस वर्ष से पहले कभी जेएनयू में इंटरव्यू में अपीयर हुए थे,
या लगभग दशकों पहले तक जो लोग बाहर चले गए, ये जेएनयू में एडमिशन ले चुके थे या कई दफा उनका नहीं हुआ और वो बाहर चले गए, आज अपनी अपनी जगह सेटल है, उनकी जो टेस्टिमनीज हमारे पास आई, उसमें लोगों ने कहा कि भाई हमें भी 1 नंबर मिला था, हमें भी 2 नंबर मिला था, हम उस साल नहीं क्रैक कर पाए तो अगली बार फिर से आए, हम फिर दिए और 1-2 नंबर और बढ़ करके आए, तो हमारा रिटर्न बहुत बेहतरीन था, तो हमारा सिलेक्शन हो गया। तो प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है और इसका एक और एग्जाम्पल है, वो है 2016 में जेएनयू ने खुद अपने एक प्रोफेसर अब्दुल नफे की चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, वो रिकमेंडेशंस जेएनयू के 2 और पूर्व प्रोफेसरों की जो कमेटी बनी थी, जिसमें एक थोराट कमेटी थी, एक राजीव गुप्ता कमेटी थी, उनकी रिपोर्टों को भी शामिल किया था। अब्दुल नफे कमेटी के अपने डेटा से और उन तीनों कमेटियों की जो फाइंडिंग्स आई थी, उनको जो समराइज करके उन्होंने रिपोर्ट अपनी जब सबमिट की थी जेएनयू एडमिन के पास 2016 में, तो उसमें रिकमेंडेशंस में लिखा गया था कि ये देखा गया है कि जो जिनका सोशल बैकग्राउंड पिछड़े तबके से आते हैं, जो मार्जिनल सेक्शन से जो एप्लीकेंट्स हैं, उनको अमूमन अपर कास्ट कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनसे वाइवा में नंबर कम दिए जाते हैं। और उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि वाइवा का जो नंबर है वो 15 से घटा करके 30 से घटा करके 15 या 10 कर दिया जाए। ये जेएनयू की खुद की अपनी कमेटी की रिपोर्ट थी। लेकिन ये मामला आप सबके सामने कैसे आया, देश भर के लोगों के सामने कैसे आया, जब परसों रात ये रिजल्ट आए और परसों रात रिजल्ट आने के बाद मतलब 10 तारीख की रात को, 10 दिसंबर की रात, जी 10 तारीख की रात में लगभग इसी समय के थोड़ी देर बाद आने ये रिजल्ट शुरू हुए थे और उस समय कोई हलचल नहीं थी। कल सुबह जब मेरे पास कुछ रिजल्ट आए, मेरे क्योंकि खुद के स्टूडेंट बहुत सारे अपीयर हुए थे, बहुत सारे नॉन लोग थे, उन्होंने कहा कि सर रिजल्ट अच्छा नहीं है भैया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो हमने कहा जरा स्क्रीनशॉट भेजना शुरू कीजिए। उन्होंने जब भेजना शुरू किया तो उसमें जब हम लोगों ने देखा कि लगभग सेम सिचुएशन है, किसी का 1 नंबर है, किसी का 2 नंबर है, देन हम लोगों ने थोड़ा सा उसको फाइंड आउट करना शुरू किया, एप्लीकेंट्स को जो है फाइंड आउट किया, भाई आप अपना रिजल्ट भेजिए। और जब उन्होंने वो रिजल्ट भेजे, आज की तारीख में मेरे पास मैं अगर बात करूं तो कम से कम 60 से 70 एप्लीकेंट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं जो एसटी, एससी, ओबीसी के हैं और उनके जो मार्क्स हैं उनमें 1, 2, 3, 4 एवरेज ये है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 5.5 नंबर है, एक बच्चा ऐसा है जिसका 6.5 नंबर है, एक का 7 नंबर, जो मेरे पास स्क्रीनशॉट। तो जितेंद्र जी मुझे ये बताइए कि जो सीटें रिजर्व होती हैं जिस पे एससी, एसटी, ओबीसी का दाखिला होना होता है, तो वो सीटें क्या खाली रह गई हैं या फिर उनमें किसी ना किसी का तो हुआ होगा? इंटरेस्टिंग खेल देखिए, जेएनयू ने सीटें डिस्क्लोज नहीं की कि कितनी सीटें हैं, ताकि आप ये बता सकें कि उन पे एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपसे अभी जस्ट 10 मिनट पहले हमारे पास एक और स्क्रीनशॉट आया जिसमें एप्लीकेंट ने अपना स्क्रीनशॉट भेजा। उसमें उस एप्लीकेंट को ओबीसी कैटेगरी का, जो मैं अपने अकाउंट पे भी शेयर किया है, उसको 1 नंबर मिला है, सिर्फ वाइवा में 1 नंबर, उसके बावजूद वो सिलेक्टेड हो गया है, उसके बावजूद सिलेक्शन हो चुका है। ओके, सो ये नहीं है कि भाई उन्होंने सीटें भरी है कि नहीं भरी है। लोग 1 नंबर पाकर के भी अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। 0 नहीं दे सकते थे, क्योंकि स्टूडेंट अपीयर हुआ है तो वो 0 नहीं लिख सकते थे। उन्होंने 1 दे करके उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो एप्लीकेंट वहां पर जो है सेलेक्ट हुआ। सो सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कितनी सीट, क्योंकि उन्होंने पहले डिस्क्लोज नहीं किया कि कितनी सीटें उनके पास है, कितनी नहीं है। ओके, जो कि कायदे से होना चाहिए था कि पहले से वो बता के रखते कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो खेल है कि जब आप यूआर कैटेगरी में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका डेटा उठा करके देखिए, वो 21 नंबर से लेकर के 28 नंबर के बीच में उनको 30 में से मिलता है। रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1 नंबर से लेकर के अधिकतम 7 नंबर मिल रहे हैं। अच्छा लक्ष्मण जी, आप जी प्लीज जी। दूसरी चीज, कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास पिछले साल के भी आए हैं, 2 से 3 स्क्रीनशॉट ऐसे हैं जिसमें कि एप्लीकेंट्स पिछले साल भी अपीयर हुए थे और इस साल भी अपीयर हुए। वो पिछले साल भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 कैंडिडेट्स का। उन्होंने इस बार जब इंटरव्यू दिया
तो उनके मार्क्स और घट गए, जबकि वही सेम टॉपिक है, उसकी और सिनॉप्सिस को उन्होंने और इम्प्रूव किया था, उसमें और ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया बेहतर, वो रिजल्ट और खराब हुआ है। हाँ लक्ष्मण जी, आप मुझे एक चीज बताइए कि जो लड़का रिटेन निकालता है अपने समाज के, जो वंचित समाज के बच्चे होते हैं, क्या वो इतने खराब होते हैं पढ़ने में कि रिटेन निकालने के बावजूद उनको इंटरव्यू में, वाइवा में 1 और 2 नंबर पाने लायक ही रहते हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल कि जो रिजर्व कैटेगरी के नहीं हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनका आप लोगों ने देखा होगा तमाम डाटा, उनका सबसे मिनिमम नंबर कितना था? पहला तो दूसरा सवाल इसलिए पहले उत्तर दे रहा हूं क्योंकि ये वही मामला है कि जो जितेंद्र मीणा जी ने भी बताया कि ये लोग कोई भी डेटा रिलीज नहीं कर रहे हैं। और अगर ये नियम तो ये होना चाहिए कि अगर एक विश्वविद्यालय के अलग अलग सेंटर में सीटें आई हैं पीएचडी की, तो पहले बाकायदे डिस्क्लोज हो कि मसलन 100 सीटें हैं तो 49.5% देखिए रिजर्व हैं, और इस पे ये कट ऑफ हुई और फाइनल रिजल्ट में इस कट ऑफ के ऊपर यूआर में सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी में इस कट ऑफ के ऊपर हुआ है, एससी में इस कट ऑफ के ऊपर प्रॉपर डेटा रिलीज होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। तो जो एडमिशन नहीं पाया वो अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है, वो जितेंद्र मीणा जी जैसे लोगों को या तमाम साथियों को भेज रहा है, और वो खुद, कुछ लोग तो खुद हिम्मत करके लिख रहे हैं कि भाई देखो हमें रिटन में इतना अच्छा नंबर मिला था कि अगर 5 नंबर 6 नंबर मिल जाता तो हम सेलेक्ट हो जाते, लेकिन मिला 1 नंबर। तो इसलिए ये डेटा सामने आ गया, लेकिन वो डेटा सामने नहीं आया। लेकिन अमूमन जो पहला सवाल है, अब इससे जोड़ करके ही इसका भी जवाब देखें। असल में दरअसल इस देश की समस्या ये है कि आजादी के पहले जातिवाद बिल्कुल शान शौकत से प्रैक्टिस किया जाता था। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, इन लोगों के संघर्षों और इन तमाम सामाजिक न्याय के संघर्षों के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ तो थोड़ा लगा कि अब इसको छिपाया जाए, अब इस जातिवाद को एग्जैक्टली अब इसे बारीक किया गया कि समाज में उन लोगों को लगता था कि जो गर्व की चीज है वो गर्व की चीज थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा उसको पर्दा डाल के रखते थे। विश्वविद्यालय ऐसी जगह है जहां शातिर लोग थोड़ा पढ़ लिख के बुद्धिजीवी बन गए, सो कॉल्ड प्रगतिशील भी हो गए, बौद्धिक भी हो गए, वे लोग इस फन में माहिर थे कि उन्होंने अपने कास्टिज्म पर कई किस्म के पर्दे डाल दिए। वो बेनकाब तब होते हैं जब वो इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं, क्योंकि क्लासरूम में वो टीचर जो अपने भीतर जातीय अस्मिता बोध, जाति गौरव बोध या जातिवादी किस्म की भावनाएं लिए हुए हैं, हम तो कल्पना ही नहीं कर पाते कि वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे। लेकिन जब वो इंटरव्यू में बैठते हैं और उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है, तब दिखता है कि कभी जीबी पंत जैसे इंस्टीट्यूट में एनएफएस किया जा रहा है। इवन खुद उसे जेएनयू की ही बात करें, जेएनयू देश का ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसमें सबसे ज्यादा एनएफएस हुए लोग, वैसे ही ये इंटरव्यू है। तो असल में अशोक जी इसका एक ही जवाब है कि हमारे सोशल जस्टिस के जितने आइकॉन थे वो चाहते थे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो, हम जाति जैसी बीमारी को छोड़ें और एक इंक्लूसिव कंट्री बने। अकादमिक जगत में बैठे लोग अपने भीतर की उस बीमारी को नहीं छोड़ पाए, इसलिए अपने ही पढ़ाए स्टूडेंट्स को अपने ही आसपास या अपने जैसे संस्थान में पढ़ लिख कर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफाई किए हुए कैंडिडेट को जाति देख करके अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप कम नंबर दे करके इस एकेडमिया को इंक्लूसिव होने से रोक रहे हैं और इस कंट्री को इंक्लूसिव होने के लिए। जैसे एग्जांपल में आपके इस डिबेट को ही देख लीजिए, अभी एक डिबेट कितनी इंक्लूसिव डिबेट है ना कि दलित, पिछड़े, आदिवासी 3 तबके के लोग बैठ करके 3 एंगल से चीजों को देख रहे हैं। ये देश तभी अच्छे से चलेगा या एक विश्वविद्यालय तभी अच्छे से चलेगा जब इंक्लूसिव होगा। ये दिक्कत विश्वविद्यालयों की है कि वो इंक्लूसिव नहीं है, इसलिए बाकायदे जाति देख करके वो भेदभाव कर रहे हैं। ये तमाम मामले आते रहे हैं। जैसे पिछले दिनों ये भी आया था, कुछ लोगों ने ये भी लिखा था सोशल मीडिया पे कि जो नियुक्तियां होती हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय हो गए, खासतौर पे दिल्ली विश्वविद्यालय में ज्यादा सीटें रहती हैं, तो वहां पे नियुक्तियों में भी किसी को अगर जो एडहॉक पे है तमाम सालों तक वो एडहॉक पे पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर नियुक्तियां नहीं होती, अस्थायी नियुक्तियां। और फिर जो नॉट फाउंड सुटेबल का भी खेल है, जिसका जिक्र भी आप लोगों ने किया अभी और लगातार पिछले दिनों आप लोगों ने मुद्दा उठाया था जीबी पंत का। और ये ऐसे लोग कर रहे हैं जो लोग अपने आप को दलित चिंतक होने का दावा करते हैं और तमाम किताबें लिखे रहते थे। ये कितना खतरनाक है? जितेंद्र मीणा जी इसका जवाब देंगे, बस मैं छोटे से
हाँ, कि बस मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक तथ्य ये है ना कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 10,000 टीचिंग फैकल्टी में 5,000 एडॉप्ट कभी नहीं हुए। ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ी है, लेकिन 2006 के बाद जब ओबीसी रिजर्वेशन प्रॉपर आ गया, 97 में मिला SC ST रिजर्वेशन, रिजर्व सीटों की संख्या बढ़ी, तो आप परमानेंट अपॉइंटमेंट ही नहीं करेंगे। तो ये सारा खेल है। बाकी जितेंद्र जी बेहतर इसका जवाब देंगे, डूटा एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है। जी शुक्रिया। लक्ष्मण की बात को ही जब हम आगे बढ़ाते हैं तो जो बात उन्होंने कही कि ये जो पूरा का पूरा विश्वविद्यालयों में जो नियुक्ति का खेल है, उसको ऐसे समझिए कि पहली दफा इन विश्वविद्यालयों में जो रिजर्वेशन है वो ST SC के लिए 97 में आया, जबकि पॉलिटिकल अगर एरिना में देखें, असेंबलीज के लेवल पर देखें तो वहां 1952 से चल रहा है। बाकी सर्विसेज में भी उसी आजादी के कुछ समय बाद से ही चालू हो गया था, लेकिन विश्वविद्यालय में 1997 में पंजाब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आरक्षण यहाँ पर लागू होना शुरू हुआ। ओबीसी आरक्षण को हम लोग कहते हैं कि 1993 से शुरू हुआ, लेकिन इन विश्वविद्यालयों में आते आते 2008 हो गया, और दिल्ली विश्वविद्यालय के केस में तो वो 2013 हो गया। आप समझिए, जब 13 में वो आया तो नियुक्ति की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो अधिकांश सीटें जो है उन पर जो है नियुक्तियां हुई ही नहीं। उन पर आवेदन मंगवाए गए, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। और उसके बाद से लेकर के आज तक देख लीजिए, 2013-14 में कुछ भर्तियां हुई, आज 2021 आ गया, लेकिन स्थायी नियुक्तियां वहां पर शुरू नहीं की गई। मेरा एक आखिरी सवाल है आप दोनों से, बारी बारी से आप लोग जवाब देंगे। सवाल एक ही है, तमाम इस तरीके के मसले आए दिन उठते रहते हैं, आप लिखते हैं, आप तमाम लोग लिखते हैं, और जो भी लोग थोड़ा सा इन चीजों के बारे में समझते हैं और कहना चाहते हैं वो लिखते रहते हैं लगातार। लेकिन इसका समाधान क्या है? क्योंकि पहली समस्या मैं ये देखता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सैकड़ों शिक्षक हैं, इसमें तमाम लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को कथित तौर पे दलित बुद्धिजीवी, बहुजन बुद्धिजीवी होने का दावा करते हैं, बड़े बड़े चैनलों पे बातें करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की बातें आती हैं तो यही लोग खुल के सामने नहीं आ पाते। एक एकजुटता बहुजन शिक्षकों के भीतर भी नहीं है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं रिपोर्ट देख रहा था, मैंने शेयर भी किया था कि वहां पे भी अभी SC ST OBC की सीटें खाली हैं, लेकिन बावजूद इसके अगली लिस्ट जारी नहीं हो रही है और 15 तक लास्ट डेट है, वो सीटें तो खाली रह जाएंगी। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि जो रिजर्व कैटेगरी के शिक्षक हैं, जिन्होंने कल इसी दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU से पढ़ाई करी थी और आज वहां पे पढ़ा रहे हैं, वो खुल के सामने क्यों नहीं आ पाते सैकड़ों की तादाद में कि हमारे बच्चों को, जबकि उनके ऊपर कोई फाउंडेशन भी नहीं है, कि हमारे बच्चों को, आप इस समाज के बच्चों को क्यों नहीं दाखिला दे रहे हैं, सीटें खाली कैसे रह जा रही हैं? इसका एक छोटा सा जवाब तो अशोक जी देखिए ये है कि क्योंकि लक्ष्मण जी, हम बार बार डिबेट करते रहे हैं, लेकिन समाधान पे भी तो बात होना चाहिए ना। समाधान है क्या इसका? देखिए, एक तो चिंता ये है ना कि SC ST OBC की जो पहली पीढ़ी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गई या किसी जगह विभागाध्यक्ष बन जा रही है, कोई बड़े पद पर पहुंच गई, तो दो किस्म की दिक्कतें जो मैं समझता हूं उनके साथ हो रही हैं। पहली ये कि वो इतने कम संख्या में है कि वो कोई बड़ा दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और पहली जनरेशन है तो बहुत हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि बैकअप सपोर्ट उनके पास नहीं है। वो गलत काम करके भी बचाए नहीं जा सकते, वो छोटी सी गलती पर बहुत बड़ी सजा पा सकते हैं। और दूसरा तबका उन बहुजन पृष्ठभूमि से आए लोगों में ये है जो अपने को साबित कर रहे हैं कि सत्ता के पक्ष में। वो इंद्रेश कुमार को बुला के कहते हैं बाबा साहब पर कितना बढ़िया राष्ट्रवाद का असर था, तो एक खेमा वो भी है। तो इन दोनों तरह की दिक्कतों के चलते दिल्ली विश्वविद्यालय या देश के कोई भी विश्वविद्यालय जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग पर्याप्त संख्या में हैं, वो एकजुट नहीं है और इसलिए कोई बड़ा विरोध नहीं कर पाते। बहुत बड़ा तबका है जो EMI भर रहा है, बहुत सारी चीजों में वो समाज की बजाय व्यक्ति की भूमिका देख रहा है, इसीलिए जो है वो सीटों की कमी हो या बाकी चीजें हो, इसमें वो नहीं कर पा रहे। लेकिन इसका समाधान एक ये है ना कि हमारे पास ऑन पेपर इतनी चीजें हैं और सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है, आप जैसे लोगों का प्लेटफॉर्म इतना है कि अब जैसे अगर आवाज उठेगी तो जीबी पंत इंस्टीट्यूट 2 दिन के भीतर स्पेशल ड्राइव ले आएगा। बिल्कुल, ये इसका समाधान है। तो हमें बस करना ये है कि जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, उनका साथ दें और किसी भी मुद्दे पर चुप्पी न बरती जाए। एक एडमिशन नहीं हो रहा है या एक परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, ये कोई एक का सवाल नहीं है, ये पॉलिसी मेकिंग का सवाल है। इसलिए समाधान इसका केवल और केवल संघर्ष है।
लक्ष्मण जी, जितेंद्र भाई। जी, इसमें एक चीज और हम लोगों को समझने की जरूरत है। जी सर। जो साजिश है उस साजिश को भी समझिए कि आज की तारीख में अगर यूजी एडमिशन्स की ही बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर 3 तारीख को जो डेटा आया था उसमें लगभग 14 से 15,000 सीटें थी रिजर्व कैटेगरी की, जो कि बैकएंड थी। अभी फिर कुछ नया डेटा आया है जिसमें कि उसका नंबर घट करके लगभग 10,000 के आसपास हो गया। लेकिन खेल बहुत महीन है। पहले कट ऑफ जो निकाली गई और अभी भी जो कट ऑफ निकाली जा रही है उसके बीच में कोई बहुत लंबा गैप नहीं किया है। वो 0.25, 0.50, मैक्सिमम 1% रिड्यूस करके वो परसेंटेज को वही मेंटेन किए हुए हैं। अब वो वहां पर कोई ये नहीं चाहते, जबकि हमने जब अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एसी का मीटिंग हुआ तो यही डिमांड था भाई इसको सबसे पहले लोएस्ट लेवल पर लेकर के आइए इसको। हमारे लिए जरूरी है जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब हमारे पास फंड है, हमारे पास टीचर्स हैं, तो भाई इसको लाकर के नीचे क्या दिक्कत है। लेकिन फिर से वही कहानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हुए हैं वही द्रोणाचार्य की जमात से हैं, वही आरएसएस के खाते से उनकी अपॉइंटमेंट्स हो रही है, वो सारी चीजें, तो वो अपने मास्टर्स को खुश करने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से चाहे जेएनयू में वाइवा में नंबर कम देने का मसला हो, जीबी पंथ में एनएफएस का मसला हो, या यहाँ पर यूजी में वो मेरिट के नाम पर जो परसेंटेज को हाई रखने का मसला हो, वो सारा का सारा एक ही लिंक है। और वो लिंक एक ही जगह जाकर के जुड़ रहा है कि जिन लोगों को इस सिस्टम से बाहर किया जा रहा है वो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। बहुत सिंपल सी बात। अच्छा, डर क्यों है? इतना डर क्यों है इस तबके से? डर इसलिए है कि अगर जैसे ही एक सवाल पिछले 1 साल से बहुत तेजी से चल रहा है कि भाई ऐसा है हमारी जनगणना करा दी जाए, जो है हमारी कितनी पॉपुलेशन है वो आबादी के हिसाब से आप जातीय जनगणना करा दीजिए। डर वहीं से शुरू हो जाता है। उनको पता है कि जैसे ही इनको एक्चुअल नंबर पता चलेगा ये तुरंत हिस्सेदारी की बात करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपको 1 नंबर दिया है किसी प्रोफेसर ने, आप उसके सर पे चढ़ करके पूछोगे कि भाई ये बताओ कि मेरी जो योग्यता थी उसमें कहाँ कमी थी कि मुझे रिटन में इतना बेहतर मार्क्स लाने के बावजूद भी 1 नंबर दिया गया। तो बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे संघर्ष लंबा है। और जब भी इस तरीके की धांधली सामने आए, जातिवाद सामने आए, हम सबको मिलके एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। ज्यादा से ज्यादा अगर हम आवाज उठाएंगे तो निश्चित तौर पे एक दिन आवाज सुनी जाएगी और सामने वाले लोगों के भी कान खड़े होंगे। तो उपाय यही है, लड़ते रहिए और संघर्ष का रास्ता है। और बहुजन समाज तो कहा ही जाता है कि संघर्ष करके ही अभी तक जहां पहुंचा है वहां पहुंचा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय हिंद। जय भीम। कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते हैं, कैलेंडर इतिहास भी बताते हैं। बहुजन समाज के स्वर्णिम इतिहास को समेटे हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर।